जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक नए ब्लॉग के साथ आपके अपने चैनल डीएसपी ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह, पत्रकार। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस धरती पर 5 कैलाश विद्यमान हैं, जिनमें क्रमशः श्रीखंड कैलाश, श्री किन्नर कैलाश, श्री मणिमहेश कैलाश, श्री आदि कैलाश व श्री कैलाश मानसरोवर हैं। आज की इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ इन्हीं 5 कैलाशों में से एक श्री किन्नर कैलाश की यात्रा पर। तो हो जाइए तैयार और हर हर महादेव कहते हुए चल पड़िए मेरे साथ इस मनमोहक, मनोरंजक और बेहद रोमांचक यात्रा पर। दोस्तों, यदि आपको भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से होने वाली 5 कैलाश में से एक श्री किन्नर कैलाश या कहें कि श्री किन्नौर कैलाश की यात्रा करनी है, तो आप भी देश के किसी हिस्से से बाई ट्रेन, बाई प्लेन या अपने पर्सनल व्हीकल से दिल्ली, चंडीगढ़ या कालका आ सकते हैं और वहां से आगे का सफ़र आप यहां की HRTC की बसों या अपने प्राइवेट व्हीकल से कर सकते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। चंडीगढ़ से समय समय पर आपको सीधे रिकांगपिओ के लिए बस भी मिल जाया करती है। किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए रिकांगपिओ अंतिम बस स्टॉप है। चंडीगढ़ से आपको आना होता है सोलन, सोलन से शिमला, शिमला से नारकंडा, नारकंडा से रामपुर बुशहर होते हुए आप पहुंचते हैं रिकांगपिओ। रिकांगपिओ तक की कुल दूरी है लगभग 315 किलोमीटर और यहां तक की यात्रा का किराया लगभग 650 रुपये लेते हैं ये बस वाले। वहीं आपको ये यात्रा पूरी करने में लगभग 10 से 11 घंटे का समय देना होता है। आप चाहें तो रिकांगपिओ न जाकर उससे पहले ही पोवारी के पास उतर सकते हैं, जहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं तंगलिन झूले के पास, जिसे पार करके आप पहुंच जाएंगे तंगलिन गांव में। आप चाहें तो वहां पर आप होम स्टे ले सकते हैं, जहां पर अच्छी खासी फैसिलिटी होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप रिकांगपिओ जाएँ तो आप रिकांगपिओ जाकर वहाँ पर अच्छे से अच्छा होटल ले सकते हैं, वहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे किसी भी व्हीकल से या बस से आप आ सकते हैं तंगलिन झूला और वहां से उसे पार करके आप तंगलिन विलेज से अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। 1993 से पूर्व इस यात्रा पर आम लोगों का आना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था। हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए 1993 से इस यात्रा को आम तौर पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। फिर भी अभी भी ये यात्रा आधिकारिक तौर पर साल भर में मात्र 15 दिनों के लिए ही खोली जाती है। समुद्र तल से लगभग 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक चट्टान के 79 फीट ऊंचे हिस्से को भगवान शिव के चिन्ह यानी कि शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। और इस शिवलिंग के प्रसिद्धि का एक विशेष कारण यह भी है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। कहते हैं सूर्योदय से पूर्व यह सफ़ेद रंग का, सूर्योदय के पश्चात पीला और दोपहर में लाल रंग का हो जाता है। इसके बाद पुनः पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला रंग धारण कर लेता है। कहते हैं आज तक वैज्ञानिकों ने इस शिवलिंग के रंग बदलने के कारणों का कोई पता नहीं लगा पाया है। आदिकाल में इस पर्वत को इंद्रकील पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। वहीं इसे कुछ लोग बाणासुर का भी पर्वत कहते थे। कहते हैं पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक लंबा वक्त यहाँ पर व्यतीत किया था और यहीं पर भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपातास्त्र, अस्त्र, वरदान स्वरूप दिया था। शिव भक्तों का मानना है कि 5 कैलाशों में से एक इस कैलाश पर भी साक्षात देवों के देव महादेव निवास करते हैं। तो आइए चलते हैं महादेव के इस निवास स्थान पर। आइए चलते हैं श्री किन्नर कैलाश की यात्रा पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने किन्नर कैलाश यात्रा के सबसे पहले पावदान पर, यानी कि अब हमें पार करना है सतलुज रिवर और उसके बाद शुरू हो जाएगी हमारी किन्नर कैलाश यात्रा। उतरते ही गाड़ी से यहाँ पे बड़ा ही गज़ब का मंजर है। मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ। ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर हमें उस पार जाना है और हम नीचे उतरने के बाद पहुँचते हैं इस रोपवे पे। ये एक मैनुअली चलने वाला झूला है। तो एक यात्री वहाँ पर हैं और ऐसे करके आपको ये मैनुअली खींचना पड़ता है। इधर में दिखा जाएगा।
हाँ जी। हेलो आंटी जी झूले। ग्लव्स दीजिए, मैं करता हूँ। ग्लव्स दीजिए, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, अच्छा लगेगा। कितने मैं करता हूँ। काला है, क्या लगाना, काला हो जाएंगे। हो जाएगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं आंटी, ये हम लोगों के लिए ना पहला एक्सपीरियंस होगा, पहली बार ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक इधर भी दिखाओ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कहाँ नहीं जाने दे, देखो सब ये सतलुज रिवर है दोस्तों, पानी जो कि अपने पूरे उफान पे है। हाँ जी, क्या हो गया? ऐसे ही रोका है। आराम से, आराम से, आराम से। ये फिर देखिए, ऊपर हाथ इस नहीं झूले को लगाना है खींचने ना में इधर। मेरा हाथ काला हो चुका और इस तरह से एक एक करके यात्री हाथ इस जा पार से रहे उस पार आते हैं। साइड में हो जाओ। बैठो, जाना किसी को भी। नहीं नहीं, एक जाएगा बेट के साथ, देखो अमन रुक जा, रुक रुक रुक। फिर क्या करो, रुक। कार खींचने आएगा ना आपको, आप इधर वो है जो खचे लड़का है। आराम से जाना। नीचे हाथ ऊपर नहीं लगाना, बाकी बस ये पढ़ लो भैया, ये दोनों पढ़ लो आराम से। कुछ नहीं, कुछ बस। नहीं। ये लो। हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज बेटा खींच। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ इस झूले पर और उसे मैनुअली उस तरफ से वो भाई लोग खींच रहे हैं और इस समय ये सतलुज रिवर के ऊपर हूँ मैं। और देखिए, बड़े कम समय में काफ़ी लंबा रास्ता हमने पार कर लिया है। और ऐसे ही यहाँ पर सुबह से शाम तक ये चलता रहता है। यात्री ऐसे ही आते रहते हैं और उन्हें ऐसे ही एक एक करके लोग सहयोग करके इस पार से उस पार पहुँचाते रहते हैं। इस झूले का अनुभव बहुत ही शानदार है। मतलब मेरी लाइफ का पहला ऐसा कोई इंसिडेंस है जब मैं इस तरह से मैनुअली एक रोपवे पे चल रहा हूँ और जिसको कोई आदमी खींच रहा हो और इसे पार कर रहा हूँ। अभी मैं भी खींचूंगा तो मेरा भी बन जाएगा। थैंक यू भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है हमारी किन्नर कैलाश के लिए पैदल यात्रा। अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से तंगलिन झूले को पार किया है। ये मुझे लगता है दुनिया का एकमात्र मैनुअली ऑपरेटेड रोपवे है और इसको पार करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इससे बैठने से कतराते हैं। हम लोग जैसे तैसे करके पार हो चुके हैं। अब ये सीढ़ियों के सहारे हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ऊपर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर हमारी ऑफिशियल यात्रा शुरू होगी। मैं रास्ते दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह की खड़ी सीढ़ियों के साथ आपको चलते हुए जाना है किन्नर कैलाश यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। आज 26 अगस्त को हम पहुंच चुके थे तांगलिन विलेज, जहां से अगले दिन शुरू होनी थी हमारी श्री किन्नर कैलाश के लिए यात्रा। हम यहां पर रुके हुए थे महादेव होम स्टे में, जो कि यहीं के निवासी श्री रवि नेगी जी का था। वहां पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी, बिल्कुल घर की तरह। वैसे आमतौर पर आपको तांगलिन विलेज में 500 से 600 रुपये में होम स्टे के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें आपको रात को सोने की व्यवस्था, रात के भोजन की व्यवस्था, सुबह की चाय और सुबह के नाश्ते की व्यवस्था होती है। और उसके बाद आप स्नान वगैरह करके निकल सकते हैं अपनी यात्रा की ओर। अगर आप चाहें तो आप भंडारे में भी रुक सकते हैं, जहां पर स्वादिष्ट भोजन आपको निःशुल्क मिलता है और सोने की भी अच्छी व्यवस्था होती है। अब ये आपकी इच्छा पर है कि आप किस तरह से इस यात्रा को करना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की तारीख है 29 अगस्त 2023 और आज हमने शुरू की है अपनी किन्नर कैलाश की यात्रा। ये यात्रा श्रीखंड यात्रा से कहीं ज़्यादा टफ़ है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा बीमार सा महसूस कर रहा हूँ, फिर भी क्योंकि मुझे जाना है और कल ही तक ये यात्रा चलेगी, तो कल तक हमें किसी भी हाल में
ये यात्रा पूरी कर लेनी है और दर्शन कर लेना है। तो मैं अपने बड़े ही रिस्क पे, क्योंकि इस समय मेरा प्लेटलेट लगभग 70,000 है और उस पर मैं जा रहा हूँ, दवाएं खा रहा हूँ, पर उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक रिस्क लेते हुए जा रहा हूँ। तो वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा आप। और यात्रा शुरू हो चुकी है, ये यात्रा का पहला ही चरण शुरू हुआ है हमारा। और यहाँ पर बड़े ही अच्छे पेड़, पत्थर और रास्ते हैं। ये वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। और जैसे ही हम ये यात्रा शुरू करते हैं, तो जैसे श्रीखंड में हम शुरू करते थे तो एक झरना हमारे साथ साथ बहता था, जिसकी तेज़ आवाज़ की वजह से हमारी ज़्यादातर बातें आप तक नहीं पहुंच पाती थी। तो वही हाल यहाँ पे भी है। देखता हूँ कहाँ तक ये झरना साथ में चलता है। किन्नौर के बेहद खूबसूरत मौसम के बीच तंगलिन गांव से शुरू हो गई हमारी श्री किन्नर कैलाश की यात्रा। यहाँ के बेहद खूबसूरत बागानों से होते हुए हम आगे ही बढ़े थे कि यात्रा मार्ग में हमें ये शाइन बोर्ड दिखाई दिया। शाइन बोर्ड पर देवता मंदिर जाने का रास्ता इंडिकेट था। कहते हैं कि श्री किन्नर कैलाश की यात्रा तंगलिन गांव के देवता की अनुमति के उपरांत ही शुरू होती है। तो जब हम अभी तंगलिन गांव में हैं और हमें देवता मार्ग भी दिख गया है, तो हम यहाँ के देवता की बिना अनुमति लिए आखिर कैसे आगे बढ़ सकते थे। रास्ता दिखा और हम निकल पड़े देवता मंदिर की ओर। देवता मंदिर तक का सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत रहा और उसकी खूबसूरती बढ़ाने वाला ये ब्रिज जो लोहे का था और एक झरने पर बना हुआ था, ये बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ की हवाएं हमारे रूह को अंदर तक ठंडी कर दे रही थी, सुकून दे रही थी। इस पुल को पार करने के बाद आप थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे, आपके सामने होगा यहाँ का सबसे खूबसूरत और सबसे दिव्य स्थान, यानी कि यहाँ के देवता का मंदिर। और वहीं दाहिनी तरफ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं, तो आप यहाँ के डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवा सकते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर यात्रा आगे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी तांगलिन की सहयोगी नेहा भंडारी जी के साथ देवता मंदिर के भीतर। देवता मंदिर के भीतर की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अंदर आने के बाद ये माता जी हमें मिली और इन्होंने हमें यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की मान्यताओं और प्रथाओं से परिचित कराया। यहाँ पर एक महिला बिना दुपट्टे के और एक पुरुष बिना टोपी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये माता जी ने हमें टोपी दी और यहाँ के देवता के दर्शन कराए और उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। दर्शन और आशीर्वाद के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी हमारी यात्रा बाहर की ओर। हम निकल चुके थे श्री किन्नर कैलाश की तरफ। आगे बढ़ने पर हमें मिला ये हमारा एक और महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि इस यात्रा के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन पॉइंट। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य सी है। यहाँ पर आके आपको देना होता है अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके परिवार के लोगों से संपर्क किया जा सके। यहाँ पर आपका 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 150 रुपये का ग्रीन टैक्स कटता है, जिसकी रसीद आपको मिलती है। और वो रसीद आप जब गणेश पार्क में देते हैं तो आपको टोकन नंबर मिलता है, जिससे आपकी आगे की यात्रा सुनिश्चित होती है। ये इस तरह के खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से होकर आपको जाना है ऊपर। और अभी ये रास्ते थोड़ा सा मेंटेन है, क्योंकि अभी हम तंगलिन गांव में ही हैं। जहाँ तक गांव होगा वहाँ तक इस तरह के रास्ते बने हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी तरफ प्लेन नहीं है, सड़कें नहीं बन सकती, तो इसी तरह से उसको ढाल के बनाया जाता है। हर हर महादेव अंकल। हर हर महादेव। और ये इन रास्तों पे सिर्फ आपको चढ़ना ही चढ़ना है, कहीं पे उतरने का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पे बढ़ते जाना। वो रास्ते आप देख सकते हैं और वो ऊपर पहाड़ देख सकते हैं। हमको उस पर जाकर आज रुकना है। ये बिल्कुल सूखे और कड़े रास्ते, कोई पेड़ नहीं, और हमने निकलने में थोड़ी देर कर दी तो धूप भी काफ़ी अच्छी खासी आ गई है। पर एक ख़ास बात ये है कि इस साफ़ मौसम में मैं आपको लगभग
पूरा ये एरिया दिखा सकता हूँ। यहाँ का मौसम कितना शानदार है। ये हैं यहाँ के रास्ते। श्रीखंड में भी रास्ते तो ऐसे ही थे, पर वहाँ बारिश होती थी ज़्यादा, और इस पहाड़ी पर बारिश बहुत नाम मात्र की होती है। यहाँ पर धूल और छोटे कंकड़ पूरे रास्ते पर बिखरे पड़े हैं। अगर आप हल्का सा भी चूक करते हैं तो ये जो छोटे कंकड़ हैं इनसे आपके जूते फिसल सकते हैं और आप गिर सकते हैं, चोट आ सकती है। इसलिए जब इस पर आप चलें तो कोशिश करें कि बहुत संभाल कर आगे बढ़ें, क्योंकि गीली मिट्टी यहाँ ख़तरनाक होती है। वहीं ये सूखे मोटे रेत पर भी चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रोल करते हैं और इसमें आपके जूते फिसल सकते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ चलें। और ये तो शुरुआत है, किन्नर कैलाश बहुत दूर है, यात्रा बहुत टफ है। जय बोले कि भैया, कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया भैया। कब शुरू किया आज आपने वापसी के लिए? मॉर्निंग में निकले थे हम करीबन 8:45 बजे। अच्छा, हाँ। और अभी यहाँ तक बड़े आराम से पहुँच गए आप? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत ऊपर का नहीं। सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत बढ़िया था ऊपर का। जी। क्लाइमेट बहुत अच्छा था, बारिश हुई तो और फ़ायदा मिल गया। अच्छा, बारिश हुई थी कल? नहीं हुई बारिश। अच्छा, बारिश नहीं हुई? मौसम बिल्कुल साफ, दर्शन बिल्कुल बढ़िया, कोई बादल नहीं। कितने बजे आपने यात्रा शुरू की थी कल? हमने तो बहुत टाइम लिया था। कहाँ से? वहाँ से गणेश पार्क से। गणेश पार्क से। गणेश पार्क से हम निकले थे 2:15 बजे रात में? हाँ, रात में। तो पहाड़ी पे रात में चलना आसान होता है? आसान होता है, रात को ही चलने देते हैं, क्योंकि दिन में तो अप डाउन करना पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा जी। कोई यहीं का लोकल होगा तो चढ़ जाएगा इजीली। नॉर्मल बंदा 5-6 घंटे लेता है चढ़ने के लिए। तो रात में 2-2:30 बजे से आपको शुरू कर देना है। तो कितने बजे दर्शन हुए आपके? हम पहुँचे थे करीबन 11:45-12 बजे के आसपास। 12 बजे, मतलब आप लगभग 2 बजे चले और 12 बजे 10 घंटे पहुँचे, राउंड तो लग 10 गए घंटे पहुँचने में। हाँ। लगातार चलते हुए 10 घंटे लगते हैं। और हाँ। फिर वापसी में कितने घंटे लगे होंगे? वापसी में तो ट्रैक अगर उजाले में आ जाओगे तो बहुत बढ़िया, जहाँ अंधेरा होना शुरू हुआ रास्ता समझ नहीं आएगा, फिर भी आने में हमारे को करीबन 8 घंटे लगे थे। अच्छा जी। तो दर्शन अच्छा हुआ आपका? चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है? उतरना मुश्किल है, क्योंकि दिक्कत ये होती है ना। अच्छा जी, पत्थर अभी पे- तो हम चल रहे हैं तो हमें लगता है चढ़ना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, नहीं, क्योंकि ये ट्रैक अलग है, ये हाँ। ट्रीजर है। हाँ। ये ट्रीजर है। गणेश पार्क से पार्वती वैली तक आपको ट्रेलर मिलेगा, पार्वती वैली से किन्नर कैलाश बाबा तक आपको फिल्म मिल पूरी जाएगी। फिल्म मिलेगी। बिल्कुल। तो कैसा रहा आप सबका अनुभव? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया बहुत है। अच्छा रहा। हाँ जी। उतरने का थोड़ा डिफिकल्ट रहा। देखो, जो आदमी ट्रैकिंग पसंद करता है या थोड़ा जी। एडवेंचर करना चाहता है ना, एक्सट्रीम लेवल है। जी, एक्सट्रीम है मतलब। अच्छा, आप श्रीखंड गए हैं? श्रीखंड महादेव हम नहीं गए, पर हमारा वहीं प्लान था, इसलिए कैंसिल हो गई ना इस बार यहाँ से। जी, इस बार तो यात्रा, क्योंकि हम लोग पिछली बार गए थे, हमें लगता था कि सबसे कठिन श्रीखंड ही है, लेकिन सबसे कठिन श्रीखंड यहाँ आने के यात्रा बाद अब लग में रहा है कि सबसे कठिन किन्नर हमें बहुत कैलाश से है। लोग ऐसे मिले जो श्रीखंड यात्रा कर चुके हैं। जी। उन्होंने बोला श्रीखंड यात्रा इससे ज़्यादा इजी है। ट्रैक ज़रूर लंबा लेकिन है इजी। जी। नहीं, ऐसा अब हमें भी फील हो रहा है, क्योंकि हम तो गए हुए थे और आज हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है ना। ये जी। तो अभी तो ये तो नॉर्मल है। ये तो आप इसकी चढ़ाई, ये ब्रिज पार करोगे, जी। ये जो सरफेस आपको क्लियर मिला है ना, जी। ये मिलेगा ही नहीं। अच्छा जी। सिर्फ चढ़ना है, 30 to 45 डिग्री के एंगल पे आप चढ़ते ही चले जाओगे। ओह गॉड। और फिर आखिर में आपको गणेश पार्क के बाद एक डाउन मिलेगा बस। और फिर सीधे करीबन चढ़ाई। 50% 60% और आप पानी up आप है। कैरी करते जाना, क्योंकि अच्छा 3 जी। ही पॉइंट पे पानी मिलेगा आपको। अच्छा, एक तो यहाँ मिल जाएगा? यहाँ तो मिल जाएगा बीच बीच में एक आपको। गणेश दूर-दूर पार्क, जी। गणेश पार्क एक नहीं, बीच में एक टेंट आएगा जी। वहाँ पे, फिर एक गणेश पार्क, अच्छा जी। फिर सीधा गणेश पार्क से सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, सीधा पार्वती कुंड। ओह। और फिर फिर वहाँ ऊपर पानी नहीं के है। सिर्फ 2 ही पॉइंट है। फिर ऊपर नहीं है। गणेश पार्क से लेके जाओगे, पार्वती कुंड से पार्वती रिफिल कर लोगे, उसके बाद कहीं पानी नहीं है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश, कहाँ से हैं? दिल्ली। और आप भैया जी? गुरप्रीत, दिल्ली। दोनों लोग दिल्ली से हैं। चलिए, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, आपका अनुभव आपके जान चैनल के। का नाम? DSP ब्लॉग्स। DSP इन लोगों ब्लॉग। से बात हुई और इन्होंने काफ़ी कुछ हमें रास्ते के बारे में बताया, और सच में मैं समझता हूँ कि ये जानकारी पाके मैं और ज़्यादा रोमांच से भर गया हूँ। थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि शरीर बहुत साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम चल रहे हैं। और अभी बड़ा सुंदर सा नज़ारा हमारे सामने है। एक छोटा सा झरना टाइप का है ये, और मुझे लगता है ये पानी का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी छाया है। लकड़ी का एक ब्रिज है, इसे पार करके हमें जाना है, और बहुत सुंदर है। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। रास्ते में मिलने वाला ये छोटा पानी का झरना और इस पर बना एक लकड़ी का पुल हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था।
यूँ तो श्री किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान आपको पीने के पानी के सोर्सेस बहुत कम मिलने वाले हैं, तो आप कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी आपको पीने के पानी का ऐसा कोई फ्रेश सोर्स दिखता है तो आप तत्काल अपनी पानी की बोतल को भर लें, क्योंकि आगे के सफ़र में ये पानी बहुत अहम रोल अदा करने वाला होता है। ये है वो लकड़ी का ब्रिज जिस पर पार होकर हमें जाना है, और ये पत्थरों के सहारे इनको यहाँ पर रखा गया और उसके बाद तार बांध दिया गया है ताकि ये पत्थर इधर उधर ना जाएं, डैमेज ना हो और ये पुल चलता रहे। पुल को पार करने के बाद लोग बताते हैं असली हमारी परीक्षा शुरू होती है और खड़ी चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऐसी चढ़ाई हमें मिलने वाली है, ऐसी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये सफ़र यार वाकई बहुत टफ़ है। मैं दिखाऊँ आपको, ये ऐसे लगभग ये 45 डिग्री की खड़ी चढ़ाई है और नीचे भी हम लगभग 45 से 50 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं और अब आगे चलने की कोशिश हो रही है। एक एक कदम चलना भी बहुत ही मुश्किल है हम सब के लिए। दोस्तों, भविष्य में यदि आपको भी किसी ऐसी यात्रा को करने का अवसर मिलता है तो मेरा मानना है कि आपको बहुत आराम से ऐसी यात्राओं को करना चाहिए। इन यात्रा के रास्तों को, यहाँ की फ़िज़ाओं को, यहाँ की हवाओं को, यहाँ की इन हरी भरी वादियों को महसूस करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि असल आनंद मंजिल का नहीं, इस यात्रा का है, इस सफ़र का है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तय वक्त से कहीं ज़्यादा वक्त मैंने इस यात्रा में लगाया, पर मुझे इस बात का गर्व भी है कि हाँ, मैंने इस यात्रा का संपूर्ण सुख प्राप्त किया, संपूर्ण आनंद लिया। आपको भी शायद इसी तरह से यात्राएं करनी चाहिए। ये इन हरे भरे पहाड़ियों पर ये कुछ पौधे जले हुए मिलते हैं। शायद जंगल की आग जब लगती होगी आपस में इनके रगड़ से तो ये पौधे कुछ इस तरह के हो जाते हैं, पर यकीन मानिए इनकी खूबसूरती में कमी नहीं आई है। अभी हम थोड़ा चल ही रहे थे कि एक चाचा जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई है। और अंकल, क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? आपको? अच्छा, हम लोग भी यूपी के जौनपुर से हैं। जौनपुर जी। यात्रा कब शुरू की थी आपने? कल आपने शुरू की थी? मतलब यहाँ से गणेश पार्क से? नहीं, हाँ। तांगलिंग से कल। तांगलिन से कल आपने शुरू किया था और आज कंप्लीट करके आ गए आप? मतलब आज आप पूरा किन्नर कैलाश के दर्शन करके वापस आ रहे हैं? जी। कितने घंटे लगे अंकल आपको? सुबह मैं निकला था लगभग 2:15 बजे। अच्छा। और 9:30 बजे दर्शन हो गए। कैसी रही यात्रा? बढ़िया। मतलब कैसे रहे रास्ते? रास्ते तो पहाड़ी रास्ते हैं जैसे। अच्छा, ये आपकी पहली यात्रा है या इससे पहले भी आपने कोई यात्रा की हुई है? बहुत। इससे पहले कौन सी? श्रीखंड, अमरनाथ, गंगोत्री। अच्छा, तो आप जैसे गोमुख, गंगोत्री, केदारनाथ और श्रीखंड और अमरनाथ जी की यात्रा, ये सारी यात्राएं आपने की है और ये भी आप करके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा टफ़ आपको कौन सा लगा? टफ यही है। सबसे ज़्यादा टफ़ यही है? ऐसा क्यों? एल्टीट्यूड ज़्यादा है कम दूरी में। जी। किलोमीटर कम है और एल्टीट्यूड ज़्यादा गेन करना पड़ता है, तो इसलिए जो है सारा रास्ता खड़ा हो जाता है। अच्छा, आप ये है रास्ते किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। शायद पूरी तरह से वीडियो में आप इसकी गंभीरता को ना समझ पाएँ, और आप ये जाने कि हम चल रहे हैं और हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। सुबह लगभग हम 9:30-10 बजे के निकले हुए हैं और इस समय लगभग 4:30 बज रहे हैं, और इतने देर में लगातार चलने के बावजूद हम मात्र 4 से 5 या हो सकता है 6 किलोमीटर आ गए हों, और अभी हमें 8 किलोमीटर जाना है। अब देखते हैं बोले कितनी परीक्षा लेते हैं हमारी। ये चढ़ाई आप देखिए, कोई रास्ते नहीं, इन्हीं पत्थरों पे होकर हमें जाना है। और मैं सोच रहा था बड़े जोश में आप सबसे ब्लॉगिंग में बात करूंगा, पर सारा जोश हमारा हवा हो गया इस चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। कुछ ही कदम चलते हैं और सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि हम दमा के रोगी हैं। और ये महादेव की यात्रा है,
इतने आसानी से लोगों को दर्शन नहीं मिलता है। तो अब मेहनत मांग रहे हैं महादेव, परीक्षा ले रहे हैं और हम परीक्षा देने में पीछे नहीं हटेंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। यह मौसम बहुत ही ऑफ एंड चेंज होता रहता है। अगर हल्की सी धूप आई तो फिर समझिए इतनी तीखी धूप होती है कि फिर आपका मन करेगा कि सारे कपड़े हम उतार दें और ऐसे ही चलें, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है। वही जैसे ही धूप जाती है, सूरज बादलों के बीच खो जाता है, तो यहाँ की सर्द हवाएं, ऐसा लगता है कि जितने कपड़े हमारे बैग में हैं उन सारे कपड़ों को हम पहन लें। यहाँ का मौसम बहुत गजब का है, कब गर्मी कब ठंडी, कब धूप कब बारिश, कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पे तो वो उधर पीछे साइड में एक पहाड़ था, हमने देखा, उसमें काफ़ी बड़ा ग्लेशियर था और अब ऐसा लग रहा है कि जो हवाएं आ रही हैं वो उधर ग्लेशियर के साइड से ही आ रही हैं और इस कारण जो है हवा बहुत ठंडी हो चुकी है। हमारे कान में, नाक में बहुत तेज़ ठंडक लग रही है और हाथ वगैरह में भी लग रही है। थोड़ा दूर हम और चलेंगे और फिर हम थोड़ा गर्म कपड़े पहनेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में चलने से हमें नुकसान हो सकता है। रात काफ़ी हो चुकी है, समय काफ़ी हो रहा है। इस समय लगभग 7:30 के करीब बज रहे हैं और अभी तक हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे। आप कैमरे में शायद वहाँ दूर कुछ लाइट्स देख रहे होंगे, कुछ टेंट वगैरह दिख रहे होंगे, वो है गणेश पार्क। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी आज की आधी यात्रा पूरी होगी और हम यहाँ पर विश्राम करेंगे और इसके बाद अर्ली मॉर्निंग 2 बजे हमको टेंट छोड़ देना है। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि लगभग 1.5-2 घंटे और लगने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि कहीं पहाड़ी चढ़ना है, कहीं रूट चेंज करना है, कहीं नीचे उतरना है, तो बहुत ही टफ़ है ये। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे वीडियोस दिखाएं जो हमारे साथ यहाँ फ़ील हो रहा है। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग अलग ही चीज़ें मिलती जा रही हैं। हमें लगा कि अब हम पहुँचने वाले हैं तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी, पर अब ये और पत्थरों के बीच काट काट के रास्ते बना और अंधेरे भी हो रहे हैं। अभी पीछे जो मैं आया तो वहाँ तो ये स्टिक और गोप्रो पकड़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, दोनों हाथ फंसे हुए थे, तो हम पत्थरों पे चढ़े। और अब आगे आके देख रहे हैं तो ये हालत है। और वैसे इन पत्थरों के बीच से होकर ऐसे हम जाएंगे और ऐसे चढ़ना है। तो सुना था कि कल मिलेगा, बट आज ही मिल गया ये तो। और अब अंधेरे की स्थिति ये हो चुकी है कि हमको टॉर्च जला के चलना पड़ रहा है। हम लगभग सुबह 10:30 बजे निकले थे और इस वक्त लगभग 8 बज चुके हैं और अभी तक हम अपने कैंप से दूर हैं। अभी लगभग हम ऐसे ही चलते चलते 1 घंटे और चलेंगे तो कहीं जाके हम अपने वहाँ जो ऊपर लाइट दिख रही वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो अभी हमारी ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी और आप लोग ऐसे ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, क्योंकि अभी देखिए हमारे सामने एक प्रश्न आ गया है कि हम इस दिशा में जाएं या इस दिशा में जाएं, क्योंकि ये 2 रास्ते हो चुके हैं। किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है। हम चलते हैं, राइट इज़ ऑलवेज़ राइट, तो हम ये राइट टर्न लेके चलते हैं। और जो गलती हमने की वो आप जब आइएगा तो मत कीजिएगा। आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा जब आप आएँ तो सुबह 5-6 बजे तक निकल दीजिए, ताकि आप सनलाइट रहते हुए ही अपने कैंप तक पहुँच जाए, आराम करके फिर अगले दिन 2 बजे आप निकल सकें। हमने भारत का नियम तोड़ा। हमारे भारत में लेफ़्ट इज़ ऑलवेज़ राइट होता है और अभी मैंने कहा कि राइट इज़ ऑलवेज़ राइट
और हम भटक गए। लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद पता चला कि नहीं, हम गलत रास्ते पर हैं। और फिर अब ये देखिए, ये जो रास्ते नहीं बने हैं उनके ऊपर चल के हमें अपने राइट रास्ते की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। ये शायद हमारा राइट रास्ता आ गया। क्यों भैया, यही सही है ना? अभी ऐसे कि ऐसे? ऐसे? ओके जी। किधर से? उधर आऊँ? आपके साथ आऊँ? अब जिस टेंट में हमें रुकना है वो भाई हमें उधर लेके जा रहे हैं। लेफ्ट इज राइट। चलिए दोस्तों, अभी चलना है अंधेरे में, तो मैं गोप्रो बंद करता हूँ। जय भोले शंकर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं विवेक नेगी कैंपिंग में। दोस्तों, लगभग सुबह 10:30 बजे से हमने आज की यात्रा शुरू की थी और इस वक्त लगभग 8:30 बज चुके हैं। मतलब लगभग 10 घंटे हम लगातार चले हैं। अपना जितना भी एफर्ट हो सकता था हमने लगा दिया, पूरी जोर लगा दी हमने, पूरी ताकत झोंक दी और तब जाके हमने 14 किलोमीटर की ये दूरी तय की है, जो कि तंगलीन गांव से आता है गणेश पार्क के लिए। बहुत थके हैं हम, कमर दर्द कर रहा है, मतलब क्या क्या दर्द कर रहा है, कैसे कैसे आपको बताएं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 30-32 साल के लड़के हैं, ऐसा लग रहा है कि हम 65-70 साल के बुढ़े हैं। मतलब हर अंग दर्द कर रहा है। फिर भी महादेव की माया है। सुबह तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगा, पर महादेव का स्मरण करते हुए और थोड़ा बहुत विज्ञान का सहारा लेकर दवाई खाते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरी आवाज़ भी आपको बदली लग रही होगी, पर यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। ये विवेक नेगी जी का टेंट है और अच्छी हॉस्पिटैलिटी है फ़िलहाल में अभी तक। बाकी कल तक का कैसा रिव्यू होगा मैं आपको बताऊँगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आपको भी जब इस यात्रा में आना हो तो आपको यहीं पर आके स्टे करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी उम्र के ही या मुझसे थोड़ी कम ही उम्र के लड़के हैं और इनके अंदर कुछ करने का जज्बा है। हम चाहते हैं इनको आप लोग भी सहयोग करें और अभी इनके पास 15-20 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। हम चाहते हैं आप सब इनको सहयोग करें ताकि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोक सके। अब हम करेंगे थोड़ी देर बाद भोजन और फिर विश्राम। तो दोस्तों, इस समय हम अपने टेंट में हैं, खा पी चुके हम, जो ज़रूरी दवाइयाँ खानी थी वो भी खा चुके। आज लगभग 10-10.5 घंटे लगातार चले हैं हम और बड़ी ही खड़ी चढ़ाई थी। जैसे तैसे पूरे भागम भाग के बाद अब ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे है और मात्र कुछ घंटों के लिए है। सुबह लगभग 1:30 बजे से 1:45 बजे तक हम उठेंगे, फ्रेश होंगे, हल्का सा कुछ लेंगे और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे अपनी यात्रा की ओर। तो चलिए अब सोते हैं और कल का क्या कैसे हम करते हैं वो आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव, शुभ रात्रि, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त सुबह के लगभग 2:20 हो रहे हैं। मैं और नितेश जी अब यहाँ से यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये हमारे टेंट हैं जहाँ पर हमने आज की रात बिताई है और अब लगभग ये 2:15 से हम जब यात्रा शुरू करेंगे तो देखते हैं कि हमारी वापसी कब होती है, क्योंकि आज हम जब लगभग लगातार 18-19 घंटे चलेंगे तब जाके हम सही समय पे अपने इस मंजिल पर वापस पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत टफ़ है और इसका सबसे टफ़ पार्ट ये भी है कि आपको इतनी अर्ली मॉर्निंग ये शुरू करना पड़ता है। ये पहाड़ हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड रास्ते नहीं हैं और इन रास्तों पर आपको जैसे तैसे अपने टॉर्च के सहारे, बल्ब के सहारे, जैसे भी प्रकाश बना के चलना है और महादेव तक पहुंचना है। एक एंट्री पॉइंट जहां से हम जब किन्नर कैलाश यात्रा शुरू करते हैं, जिस दिन हमें यात्रा करनी है, दर्शन करना है, हम जब रात में आते हैं तो यहाँ पर आके हमें अपना टोकन लेना पड़ता है। हमारा 88 और 89 था और फिर जब सुबह आप यात्रा शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हिमाचल पुलिस के बड़े ही मुस्तैद जवान यहाँ पर रहते हैं और ये रजिस्टर में बाकायदे जैसे ही आप यहाँ से जाते हैं, ये वो रजिस्टर है और ये वो सर है। सर, कितने बजे से आप यहाँ आ जाते हैं एंट्री करने? हम 2 बजे से 2:15 बजे से 2 बजे से यात्री को छोड़ते 2 बजे से यहाँ पर यात्रा के लिए लोगों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कितने बजे तक यहाँ तक लोगों को छोड़ेंगे आप? 2 से 7 बजे तक छोड़ेंगे। अच्छा, 7 बजे के बाद यदि कोई आता है तो
मतलब यदि कोई 8 साढ़े 8 तक होगा तो भेज देते हैं, नहीं तो हम उसके बाद बंद करते हैं, फिर अगले दिन जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है जी फिर शाम को लोग थक भी जाते हैं जी। और आने में बड़ी समस्या आती है उन लोगों को, अच्छा जी, इसलिए हमें टाइम पे ही- मतलब ये 2 बजे से लेके लगभग 8 साढ़े 8 तक आप छोड़ते हैं। हाँ हाँ जी। एक दिन में लगभग वैसे- कितने यात्री यहाँ पे यात्रा करते हैं? कई बार 350 आदमी सर जी बोलो। और आज में आज 100 लोग हैं अच्छा जी, और उनका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके अच्छा बाद तो ये अभी यहाँ से टोकन नंबर उनको मिलता है, आगे जाते हैं, फिर क्या आगे भी कहीं ऐसी कोई आगे भी- प्रक्रिया है? आगे भी रखने की सुविधा है और गुफा है, गणेश गुफा, जी वहाँ पर हमारा स्टाफ और है। जी, इस साल हमारे फॉरेस्ट के ये इसमें कार्य करे हैं, वन विभाग के तो आप वन विभाग से हैं? यस, अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन शर्मा, गोवर्धन शर्मा। हाँ, डिप्टी रेंजर। चलिए, हर हर महादेव। महादेव आपको महादेव। ऐसे ही और थैंक यू सर, शक्तिशाली बनाए रखें कि आप इस तरह से महादेव के भक्तों की सेवा करते रहें। थैंक यू सर। तो ये थे गोवर्धन सर, जो कि सुबह लगभग 2:15 बजे से आ जाते हैं और यहाँ पे यात्रियों की एंट्री करते हैं। आज पूर्णिमा की रात है और इस रात में हमारा सफ़र शुरू हुआ है। दूर तक आप देख सकते होंगे कि किन्नर कैलाश यात्रा 2023 के लिए लाइटिंग खूब की गई है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ियों पे पहुँच के, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे भी लाइटिंग अच्छी की गई है, पर यहाँ पे लाइट नहीं है तो हमें अपने टॉर्च के सहारे जाना होगा। साथियों, हम लगभग 2:30 बजे से शुरू किए हैं आज की यात्रा को और इस वक्त 4:30 बज चुके हैं। लगातार 2 घंटे से हम चलते जा रहे हैं और काफ़ी दूरी भी शायद हमने तय कर ली है, क्योंकि अभी पूरी तरह से अंधेरा है तो ये देख पाना और बता पाना मुश्किल है कि हम कितनी दूरी आ चुके हैं। जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं ये वहाँ तक इससे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। खास बात ये है कि इतनी ऊंचाई पर इन उपकरणों को पहुँचाना और इनको व्यवस्थित तरीके से चलाना ये अपने आप में बहुत खास और बड़ी बात है। 2.25 घंटे से चलने के बाद ये पहला ऐसा पैच आया है जहाँ पर हमें चढ़ाई के बाद उतरने का मौका मिल रहा है और ये उतराई भी काफ़ी डेंजरस है दोस्तों। मतलब पतले पतले ये आप देख रहे हैं पत्थर और इन पे पैर रखते हुए आपको संभाल के नीचे की तरफ उतरना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपका एक गलत कदम शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी कदम भी हो सकता है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये गहरी खाई है जिसे अंधेरे की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कम से कम 300-400 फीट गहरी खाई है। तो अगर आप जल्दबाजी करते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो ज़िंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए जब भी ऐसे ट्रैक्स पर आएँ तो बहुत संभल कर आराम से अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए कि आपकी बॉडी क्या झेल सकती है, क्या कर सकती है, और उसको देखते हुए आप इस ट्रैक को करें। लगभग 2.25 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए और अभी लगभग 2 से 2.5 घंटे हम और चलेंगे, तब जाके हमारा अगला पड़ाव आएगा। इस वक्त सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। अभी सूर्योदय शायद पूरी तरह से हुआ नहीं है, और हुआ भी होगा तो अभी हमें सूरज भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर दूर आपको अगर पहाड़ियाँ दिख रही हों, वो पहाड़ की चोटियाँ दिख रही हों जिन पे सफ़ेद चमक है, वो ग्लेशियर है और वो काफ़ी ऊंचाई पर बने पर्वत हैं। तो सूरज की रोशनी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचना शुरू हो गई है। अभी सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए, जैसे पहले दर्शन होते हैं इस हिमालय पर श्री किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान, तो हम सूरज भगवान के भी आपको दर्शन कराएंगे। और अभी हम चलते जा रहे हैं। लगभग सुबह 2:15 बजे से हमने आज की यात्रा शुरू की थी और इस वक्त 5:30 बज चुके हैं। उजाला लगभग हो चुका है, पर अभी भी आप पहाड़ियों को देख सकते हैं। अभी भी इनमें ये लाइटें जल रही हैं और हमें चलते जाना है। दोस्तों, जहाँ पर वो आपको लाइट का अंतिम सिरा दिख रहा है, मतलब सबसे अंतिम लाइट, वहीं पर है गणेश गुफा। वहाँ पर हिमाचल पुलिस और हिमाचल फॉरेस्ट की टीम तैनात है। एक बार फिर से हमारा वहाँ पर टोकन चेक किया जाएगा और वहाँ के रजिस्टर में एंट्री होगी। तो आइए चलता हूँ वहाँ मैं और आपको वहाँ की प्रक्रिया भी दिखाता हूँ।
ये है क्या गणेश गुफा? यहाँ से कैंप लगाए हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने यात्रा के एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क यानी कि गणेश गुफा पर। श्री किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान एक सबसे बड़ी दुश्वारी है इस रास्ते में पानी के स्रोत का बहुत ही कम होना। गणेश पार्क के बाद ये एकमात्र वो आखिरी झरना है जिससे आपको पीने का पानी मिल सकता है। इसके आगे आपको पीने का कोई पानी नहीं मिलने वाला है। तो जब आप इस झरने को पार करें तो आप अपने साथ लाए हुए बॉटल्स को ज़रूर भर लें ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर आगे जाकर खुद की भी प्यास बुझा सकें और शायद किसी और ज़रूरतमंद की प्यास बुझाने का काम आप कर सकें। तो ये आखिरी स्रोत है, यहाँ से पर्याप्त पानी लेकर ही आगे चलें। अभी मेरी मुलाकात हुई है सपना भंडारी जी से, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाइड हैं। यहाँ पर आपके टेंट वगैरह सब कुछ है। अंकल थोड़ा संभाल के और आराम आराम से आपको नीचे जाना है जी। तो हमारी मुलाकात हुई है सपना भंडारी जी से, जिनके यहाँ पर टेंट वगैरह भी हैं और आप गाइड भी हैं। आप अभी देख रहे थे अंकल को आप ऊपर दर्शन कराने के लिए लेकर भी जा रही थी। सपना भंडारी जी, जैसे इस यात्रा के लिए दो शब्द हैं जो लगभग कॉमन से हैं और इस पर हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आखिर हम जहाँ दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें हम किन्नर कैलाश कहते हैं कि किन्नौर कैलाश कहते हैं। सर अब कहने को तो लोग अब गूगल पे सर्च करें, चाहे आप हिस्ट्री में देखें तो किन्नर ही लिखा है जी, बताते हैं। बट हम लोग तो यहाँ के जो लोकल है गांव के, तो हम तो इस नाम को किन्नर को छोड़ कर कि ये किन्नौर में स्थित है तो किन्नौर कैलाश के नाम से ही प्रमोट कर रहे हैं आगे। मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होता है कि किन्नर बोले तो यहाँ पर लोगों का माइंड ये रहता है कि यहाँ पे पहले किन्नर जाति रहती थी, ये रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को ये बोलो कि किन्नौर में स्थित किन्नौर कैलाश है तो आप लोग आगे किन्नौर कैलाश से ही प्रमोट करें। अच्छा जी, तो मतलब हम लोग इसको यही मान के चले क्योंकि यहाँ के लोकल लोग ही हमें बताते हैं कि क्या है कैसा है, उसी के आधार पर हमारी मान्यताएं बनती जाती हैं। तो अगर लोकल में आप कह रही हैं कि ये किन्नौर कैलाश है तो मेरे ख्याल से इससे पुख्ता प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता कि हम इसे क्या कहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, किन्नौर कैलाश, किन्नौर कैलाश है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी सपना भंडारी जी, जो कि यहीं की लोकल हैं और इन्होंने बताया कि एक्चुअल में ये जो यात्रा हम करते हैं इसको किन्नौर कैलाश कहते हैं और जो इसका सबसे पीक है उसको किन्नर कैलाश कहते हैं। किन्नर पीक के साथ में ना, किन्नर पीक है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं। मेरे ऊपर आप जो एक बड़े पहाड़ का हिस्सा देख रहे हैं, एक्चुअल में इसे ही कहते हैं गणेश गुफा। और यहाँ पर कुछ और सिक्योरिटी से संबंधित और यात्रा से संबंधित जिम्मेदार लोगों का टेंट लगा हुआ होता है, वो यहाँ पर स्टे करते हैं। यहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत और जांच पड़ताल के बाद टोकन नंबर और हमारा एड्रेस वगैरह सब नोट करने के बाद हमें ऊपर के लिए छोड़ा जाता है। आइए चलते हैं पास में और दिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मेरे साथ है नितेश जी और हमारे टोकन के चेकिंग के लिए ये आ गए हैं और ये भैया जी हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं से लगे हुए हैं और हमारा टोकन नंबर वगैरह सब चेक करके फिर हमें आगे की यात्रा के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पर जय भोले जय भोले। यूट्यूब चैनल क्या है चैनल नाम? DSP ब्लॉग्स। सब्सक्राइब जी। अच्छा, यहाँ पर भैया रात में टेम्परेचर तो माइनस में जाता है। माइनस में जाता है। कैसे रह लेते हैं आप लोग यहाँ पर? रह लेते तो क्या है। कितने लोग रहते हैं आप यहाँ पे? 10-11 लोग हैं लगभग स्टाफ के। अच्छा 10-11 लोग हैं। तो आप हिमाचल पुलिस और हिमाचल फॉरेस्ट फॉरेस्ट दोनों मिला के हैं ना? जी जी जी।
होम गार्ड्स भी हैं, होम गार्ड्स भी मेडिकल वाले भी हैं। हैं। अच्छा, तो ये लगभग माइनस में कितने डिग्री तक जाता होगा यहाँ पे? -3-4 तक। -3-4 तक, क्योंकि यहाँ लगभग ज़्यादा चीज़ें जमी हुई हैं, गर्मियों तो में इतना माइनस जाता में तो है। निश्चित ही जाता है। फिर रहना खाना कैसे हो पाता है? फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को आए हुए लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे। जी। और अब वापसी कब होती है? वापसी तो tough जब life है, तो यात्रा हम- कंप्लीट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसके बाद ही। जब तक यात्रा है तब तक यहाँ पे हैं। क्या नाम भैया आप सबका? मेरा नाम भैया राहुल है। और आपका? प्रकाश। और आपका भैया? सुखराम। और आप सब हिमाचल से ही हैं बेसिकली? जी, सब हिमाचल से। बहुत बहुत धन्यवाद यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए, और you, sir, खुद thank you. इतना कष्ट उठा के हम सबकी यात्रा को सफल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आराम से जाइएगा। जी बिल्कुल। जय भोले। हर हर महादेव। ये है गणेश गुफा, और यहाँ पर अभी यहाँ की सुविधाओं से जुड़े हुए लोग, व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग विश्राम भी कर रहे हैं। और हमारा जबकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब एक बार फिर से हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे पार्वती कुंड की तरफ। लगभग यहाँ से पार्वती कुंड की दूरी 4 घंटे में हम तय कर पाएंगे। और अब एक्चुअल में बेहद टफ ट्रैक शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आपको बड़े बोल्डर ट्रैक से होकर जाना होगा पार्वती कुंड, और उसके ऊपर फिर श्री किन्नर कैलाश महादेव। तो हम चलते जाते हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हम आपको वो जगह भी दिखाते रहेंगे, और महादेव के इस सफ़र में उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से भी आपको अवगत कराते रहेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वक्त 8:07 हो चुके हैं, और ये पहला चांस है ऐसा कि जब डायरेक्ट धूप के हमें दर्शन हो रहे हैं। इससे पहले धूप तो निकल गई थी, पर इस पहाड़ी के पीछे थी, हमें धूप दिखाई दे रही थी पर धूप हम पर पड़ नहीं रही थी। अभी तक हम अंधेरे में थे, पर अब आप उधर शायद देख सकते हैं, कैमरे का दिखा पाना मुश्किल है, पर वहाँ से अब धूप आई है। अब थोड़ा सा जान में जान आई, क्योंकि अभी तक ये मेरा पूरा हाथ का पंजा, ये सही से मैं स्टिक पकड़ भी नहीं पा रहा था, और पूरा गमछा वमछा बांध के एकदम बाबा जी हो गया था। पर अब थोड़ी सी जान आई, ऐसा लग रहा है अब थोड़ा सा हम रिचार्ज हो जाएंगे, और फिर आपको दिखाते चलते हैं कैसे ये रास्ते हैं। इस यात्रा मार्ग पर एक बड़ी दुश्वारी है पानी की कमी। गणेश पार्क के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपको गणेश गुफा के पास बहने वाले झरने में पीने का पानी मिलता है, और उसके बाद आगे कहीं भी पानी नहीं है जिसे आप पी सकें, अपनी प्यास बुझा सकें। तो वहाँ से जब आगे चलें तो अपने साथ पर्याप्त पानी लेकर ही आगे बढ़ें। इन बड़े पत्थरों के भूल भुलैया से हम होकर जाएं कहाँ, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। इधर उधर हम भटक रहे हैं, बहुत अच्छे इंडिकेशन भी नहीं किए हुए हैं, जैसे श्रीखंड में थे। कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। हमसे बड़े बड़े ये चट्टान हैं, और इनको पार करके जाना है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि किधर जाऊं, और इसी भूल भुलैया में खोए हुए हम इधर उधर भटक रहे हैं। और अभी हम पार्वती कुंड भी नहीं पहुंचे हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। और ख़ास बात ये कि बीमारी, शरीर की कमज़ोरी, ये सब अपनी जगह है। जैसे जैसे आप चलते हुए एल्टीट्यूड गेन करते हैं, आपकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे आपके शरीर की क्रियाशीलता भी कमज़ोर होती जाती है, कम होती जाती है। आप 10 मीटर 20 मीटर चलते हैं, और उतने में आपकी सांस फूलने लगती है, आपके घुटने जाम होने लगते हैं, आपके फेफड़े जाम होने लगते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो मुझे पहुंचने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, और अभी इससे भी टफ ट्रैक आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है। और एक बड़ा प्रश्न आप भी अपने मन में सोच सकते हैं कि जब आने में हमारी ये हालत हुई है, तो फिर जाने में हमारी हालत क्या होगी। ये हैं पार्वती कुंड, और इसके बाद फिर अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है किन्नौर कैलाश। और
यहाँ से अगर हम ठीक ठाक चलते हैं तो लगभग 2 से ढाई घंटे का बेहद टफ ट्रैक है बोल्डर का। बड़े बड़े पत्थर जो हमसे भी बड़े होंगे और उनको पार करते हुए फिर हमें जाना होगा किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए। तो लगभग 2 से ढाई घंटे या उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगेगा और हम पहुंच जाएंगे अपने पीक पर। ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है पार्वती कुंड का, जहाँ पर भक्तजन श्रद्धा के हिसाब से पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलाप होता है, इसीलिए इस यात्रा के दौरान इस स्थान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि पार्वती कुंड में सिक्का डालने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ इस कुंड का जल बेहद पवित्र है। ऐसी मान्यता के साथ यहाँ पर आने वाले समस्त भक्त अपने साथ बॉटल में यहाँ का जल अवश्य लेकर जाते हैं और अपने पूजा स्थान पर रखते हैं। अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना के दौरान उस जल से शुद्धिकरण करते हैं। और ये है किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान सबसे टफ पैच, मतलब इससे टफ कुछ भी नहीं है। यहाँ ना आप हाथ पैर रख सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना चल सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये कि यहाँ आपको दूर दूर तक कोई एरो भी नहीं मिलेगा जिसे देखकर आप सही दिशा का अनुमान लगा सकें। तो आपको भूलते भटकते महादेव का स्मरण करते हुए चलते रहना है और महादेव चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनके दर्शन मिलेंगे, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। पार्वती कुंड से आगे का ये सफ़र असल मुश्किलों भरा होता है। वीडियो का ये भाग देखने के बाद शायद आप इस यात्रा के ख़तरे का, इस यात्रा की मुश्किलों का कुछ और ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकें। यहाँ से चढ़ाई अब आपको 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री तक खड़ी मिलने वाली है और आपको ज़्यादातर रास्ते ऐसे ही रस्सों के सहारे खुद को ऊपर खींचकर पूरा करना होता है। कुछ लोग तो यहाँ तक आते आते बेहद भूख और प्यास से तड़प कर इस चढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग यहाँ तक आने के बाद, इस कठिन चढ़ाई को देखने के बाद हिम्मत छोड़कर वापस चले जाते हैं। यहाँ तक आते आते कई बार नौजवान भी हिम्मत हार जाते हैं, तो कई बार बुज़ुर्ग और बीमार भी इस चढ़ाई को चढ़ जाते हैं। रात लगभग 2:15 ढाई बजे से जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं तो यहाँ तक आते आते भूख, प्यास और थकान से आपका पूरा बदन टूट चुका होता है। पर यकीन मानिए, इसके आगे सिर्फ वही जा पाते हैं जिनको साक्षात महादेव बुलाते हैं। आइए आपको एक और भक्त से मिलवाते हैं। आइए आपको एक बुज़ुर्ग का अनुभव सुनवाते हैं। आपको ज़रूर यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी इस यात्रा को करने की। हर हर महादेव। दोस्तों, इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने के लिए हम सुबह 2 बजे से लगे हुए हैं और अभी तक हम चल नहीं पाए हैं। लगभग 2 से ढाई घंटे और मेहनत करेंगे तब जाके कहीं हम चढ़ सकते हैं। पर रास्ते में एक माता जी से अभी हमारी मुलाकात हुई है। माता जी, कितने बजे आप चलना शुरू की हैं? 2:15 बजे। 2:15 बजे, और हमने शुरुआत की लगभग 2:30 बजे से, और अभी हमको पहुंचने में 2 घंटे लगने वाले हैं। और आप पहुंच चुकी हैं और वापस आ रही हैं और आप काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। मतलब क्या नाम है आपका? सबसे पहले ये जानना चाहें। पुष्पा पाटिल। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से। अच्छा, ऐसा क्या मतलब कुछ स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, या कैसा क्या कि इतनी टफ चढ़ाई, जो कि मैं 32 साल का हूँ और आप 62 साल की हैं, और आप जाके वापस चली आई और अभी मैं जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्या है खासियत इसमें? ये नेचर ही आपको अट्रैक्ट करती है। अच्छा, क्या आप इसके अलावा और आपने ट्रैकिंग की हुई है? हाँ जी। कहाँ पे? एवरेस्ट बेस किया हुआ है। एवरेस्ट बेस। और 2005 में किया था। 2004 में मैंने ये किया था, एडवांस कोर्स किए थे। अच्छा, बेसिक कोर्स किए थे NIM से। अच्छा, और किन्नर कैलाश के अलावा जैसे मणि महेश कैलाश हो या हाँ, श्रीखंड कैलाश हो या और सारी चीजें? अभी मैं मणि महेश करके फिर बाद में कैलाश चढ़ रही हूँ। अच्छा, मणि महेश आपने कर लिया है। अच्छा, अभी तक के आपके तमाम कैलाश यात्राओं और ऐसी ट्रैकिंग में सबसे टफ ट्रैकिंग कौन सी लगी आपको? ऐसा तो किन्नौर ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है,
मतलब अभी तक के आपके एक्सपीरियंस का भी सबसे टफ ट्रैक है ये है, मतलब मैंने स्नो ट्रैक्स ज़्यादा किए हुए हैं जी। ये ट्रैक्स मैंने फर्स्ट टाइम खड़ी चढ़ाई करी। उसके पहले मैंने मनी मैश किया था, लेकिन इतना नहीं टफ लगा जितना ये टफ लगता है। जी यात्रा का ये पैच भी अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, कुछ लोगों को भयानक भी लगता है। इन कुछ पत्थरों के बीच से इस सुरंगनुमा रास्ते से आपको लेट कर गुजरना होता है। यदि आपने वैष्णो माता के दर्शन किए हों और वहाँ पर जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन किए हों, तो कुछ ऐसी ही अनुभूति आपको इस सुरंग से भी पार होने में महसूस होती है। पर सच में ये भी अनुभव बहुत ही शानदार रहा, एक अलग तरह का अनुभव, क्योंकि ये चट्टान इतने बड़े हैं कि आप इनके ऊपर से पार नहीं कर सकते। तो बस बीच में यही एक रास्ता मिलता है जिससे होकर आपको गुजरना है, और ये भी अपने आप में बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही मज़ेदार अनुभव है। जय भोले। कैसी रही यात्रा? हर हर महादेव। ये भी महादेव के दर्शन के लिए एक पैच है जहाँ पर कोई और साधन सहारा नहीं है। आपको ये रस्सियाँ पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना है और इसके सहारे आपको ऊपर जाना है। इससे आप देख रहे होंगे कि इन रस्सियों को मैंने ऐसे हाथ में लपेटा है और तब खींचना, क्योंकि इसमें कोई गांठ नहीं बनी हुई है। तो ये रस्सी नायलॉन प्लस रबर के कुछ मिक्सचर का है, ये फिसल भी रहा है। पर क्या करें, व्यवस्था यही है, तो इसी व्यवस्था से होकर हमें महादेव के दर्शन के लिए जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको होते हैं महादेव के सबसे पहले इतने स्पष्ट दर्शन। यकीन मानिए, यहाँ पहुँचते ही आपको अनुभूति होती है कि आप महादेव के चरणों में आ गए। यहाँ आने के बाद आपकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार होता है। आपको ये महसूस होता है कि आपने कुछ बड़ा पा लिया है, आपने आज की इस यात्रा को फतह कर लिया है। यहाँ आने के बाद हम भी अपनी सारी थकान भुला बैठे थे, अपनी भूख प्यास भुला बैठे थे। बस मन में एक ही उमंग और रह गई थी कि अब हम कितने जल्दी महादेव के पास पहुँच जाएं और उनसे अपने दुखड़े कह लें, उनसे अपनी बातें कह लें, उनका स्पर्श दर्शन करें। इन फहराती हुई ध्वजाओं को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि महादेव के इस स्वरूप का बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए कितना महत्व है। महादेव के इस स्थान पर पहुंचने के बाद यहाँ की पॉजिटिविटी का शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं, मानो ऐसा कहते हों कि बस हम यहीं रुक जाएं, यहीं ठहर जाएं, यहीं बस जाएं। बेहद भयावह रास्तों और कठिन चढ़ाई को पूरा करने के बाद महादेव के इतने करीब आकर भला कोई शिव भक्त खुद को कैसे रोक सकता है महादेव के स्पर्श दर्शन से। वीडियो में दिखने वाले इस लगभग 25 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े रास्ते के खतरे को दरकिनार करते हुए हम निकल पड़े महादेव के स्पर्श दर्शन के लिए। इस रास्ते के दोनों तरफ
गहरी खाइयाँ हैं और यहाँ पर चलने वाली सर्द हवाओं का मिजाज मानिए बेहद गर्म है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलती हैं, पर इन सारी चीज़ों से आपको खुद को दूर रखना है। मन में महादेव का स्मरण और मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए महादेव के करीब और हमें हुए उनके स्पर्श दर्शन। दर्शन के बाद की अनुभूति को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। कहते हैं जिस तरह से एक गूंगा मीठे फल को खाने के बाद उसका बखान नहीं कर सकता, उस तरह से हम अज्ञानी महादेव की महिमा का बखान आखिर कैसे कर सकते हैं अपने शब्दों में। आप भी कीजिए दर्शन और साक्षी बनिए श्री किन्नर कैलाश महादेव की महिमा का। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी किन्नर कैलाश यात्रा संपन्न हुई। सकुशल हम यहाँ पर पहुँच गए लगभग 11:30-12 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद। मैं थोड़ा बीमार हूँ, इस वजह से नीतेश जी को भी थोड़ा सा देरी हो गई। और नॉर्मल अगर कोई इंसान है और कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है वर्तमान में, तो वो लगभग 10 घंटे या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा में पहुँच जाता है। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो लगभग 8-8.5 घंटों में पहुँच जाते हैं। हम लोगों को पहुँचने में लगभग 11:30 घंटे लगे। फिर भी आज का मौसम इतना साफ़ है, इतना सुहाना है, ऐसा लग रहा है कि महादेव ने हमारे लिए एक ख़ास तौर पर मौसम डिज़ाइन करके रखा था कि हम इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर आएँ तो हम मायूस होकर ना जाएं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखें, महादेव के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम सब अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। आप सबको भी बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दर्शन कराने की भी महादेव की मंशा थी, तभी ये वीडियो इतना स्पष्ट बन पाया। आप सभी को महादेव की तरफ से ढेर सारा आशीष मिले, ऐसी महादेव से कामना है। और अब ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करके अब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। नीचे जाना भी अपने आप में बहुत टफ काम है, और अगर यही हाल रहा जैसे हम आए वैसे ही गए तो आप मान के चलें कि लगभग आज हमें पहुंचते पहुंचते भी कम से कम 12-1 बज जाएंगे। तो अभी हम यात्रा नीचे की तरफ शुरू करेंगे, तो शायद कुछ समय पहले हम पहुंच जाएं। हर हर महादेव, जय किन्नर कैलाश महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।